हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देवनागरी लिपि की विशेषताएं और उसके मानकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक देवनागरी लिपि पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने देवनागरी लिपि का उद्भव बताया था और उसके साथ ही साथ देवनागरी लिपि की विशेषताएं भी बताई थी। आज मैं आपको देवनागरी लिपि की विशेषताओं के साथ में मानकीकरण बताने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। लिपि आप जानते हैं कि लिपि क्या होती है। लिपि जब किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता होती है वो ध्वनि चिन्ह हमारी लिपि कहलाते हैं। ये हर भाषा में, हर जितनी भी भाषाएं हैं सबकी अपनी एक लिपि होती है लिखने की, जिनकी सहायता से उस भाषा को लिखा जाता है। तो हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता देख लिए, विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषताएं हमारी इस देवनागरी लिपि की सुंदरता, इसके शब्दों की सुंदरता। आपने देखी है हिंदी भाषा के शब्द गोल सुडोल होते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो पहली विशेषता इसकी सुंदरता है। अगली इसकी विशेषता इसकी सिरोरेखा। सिरोरेखा जो हिंदी में हम लिखते हैं उसके ऊपर जो लाइन खींची जाती है, जैसे आपने देवनागरी लिखा, देवनागरी के ऊपर जो लाइन खींची हुई है इसको सिरोरेखा कहा जाता है। सिरोरेखा लगाने से हिंदी की सुंदरता भी बढ़ जाती है। साथ ही ये किसी भी शब्द को अनुशासित भी करती है। हमें पता चलता है कि एक अक्षर कहाँ से कहाँ तक है, तो ये भी हमें पता चलता है। शब्दों का अनुशासन भी सिरोरेखा से हो जाता है और लेखन का सौंदर्य भी सिरोरेखा बढ़ाती है। तो ये देवनागरी लिपि की बहुत बड़ी विशेषता है। अगला है इसके वर्गीकरण में वैज्ञानिकता। देवनागरी लिपि में जो वर्णमाला है उसमें वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। पहले तो उसे स्वर और व्यंजनों में विभाजित किया गया है। इसके साथ ही साथ व्यंजनों के भी बहुत सारे वर्ग हैं जिनमें जहां से जो व्यंजन निकलता है उसके निकलने के स्थान के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है। जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, इन सब के आधार पर हम हमारी जो देवनागरी लिपि की वर्णमाला है उसे विभाजित किया गया है, उसे अलग अलग वर्गों में रखा गया है। साथ ही साथ उसमें अल्प प्राण, महाप्राण, ओस और अंतस्थ व्यंजनों में भी उसे विभाजित किया गया है हमारी वर्णमाला के व्यंजनों को। तो इसमें जो वर्गीकरण है वो बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। ये हमारी देवनागरी लिपि की विशेषता है। अगली विशेषता है इसकी ध्वनि चिन्हों की पूर्णता। देवनागरी लिपि में इतने सारे हमें ध्वनि चिन्ह दिए, इतने सारे अक्षर दिए हैं, 52 अक्षर। इन अक्षरों के माध्यम से हम दुनिया की किसी भी भाषा और देश की किसी भी भाषा को हम इससे रूपांतरित कर सकते हैं, इसका अनुवाद किया जाता है। तो ये ध्वनि चिन्ह अपने आप में बहुत पूर्ण हैं, बहुत व्यापक हैं, जिनसे हम किसी भी भाषा का अनुवाद कर सकते हैं। उन भाषा के शब्द हमारी देवनागरी लिपि में अच्छी तरह से बोले जा सकते हैं। अगला है इसका अक्षरात्मक और मात्रात्मक लिपि। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है और मात्रात्मक लिपि है। जैसे कि आपने रोमन लिपि देखी, वो वर्णात्मक लिपि है, जबकि हमारे उसमें अक्षर हैं, अक्षरों पर आधारित है देवनागरी लिपि। साथ ही साथ मात्रात्मक लिपि है। अक्षरों में मात्राएं लगाकर उनमें स्वरों को हम, आपने देखा है कि जो स्वर हैं, स्वर हमारे मात्राएं स्वरों से बनी हुई हैं। तो हम व्यंजन में उन स्वरों की मात्राओं को लगाकर हम देवनागरी लिपि में प्रयोग करते हैं, जिससे इसकी सुंदरता और इसकी वैज्ञानिकता दोनों ही बढ़ती है। साथ साथ में मात्राएं लगाने से स्थान भी कम घेरते हैं। देवनागरी लिपि में लेखन किया जाता है तो उसमें स्थान कम लगता है, क्योंकि जो मात्राओं का स्थान है, स्वरों का स्थान है, वो हम मात्राओं के द्वारा लगा देते हैं। इससे जगह की बचत होती है और भाषा का सौंदर्य भी बढ़ता है। अगला देखिए, प्रत्येक ध्वनि के लिए वर्ण
प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित ध्वनि है। देवनागरी लिपि में सभी वर्णों का एक निश्चित ध्वनि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और जितनी भी ध्वनियां हैं उनका कोई ना कोई एक प्रतीक चिन्ह निश्चित है। ऐसा नहीं है जैसे रोमन लिपि में एक अक्षर के द्वारा, एक वर्ण के द्वारा उसे कभी हम किसी तरह से प्रयोग करते हैं, कभी उसका उच्चारण बदल जाता है, कभी उसका उच्चारण और कुछ भी हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हिंदी भाषा में या देवनागरी लिपि में हम ड़ा का उच्चारण करते हैं और ना का, तो रोमन लिपि में इन दोनों के लिए हम एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि देवनागरी लिपि में दोनों का स्थान अलग है, ना का अलग है और ना का अलग है। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनका उच्चारण हर जगह अलग अलग होता है। जैसे आप देख लीजिए, आपने ब्यूटी बट लिख दिया, फिर पीयूटी पुट हो गया, सीयूटी कट है तो बट का अलग जा रहा है, यू का उच्चारण पीयूटी पुट में है, रखने की जगह भी वही है, अक्षर भी वही है, वर्ड वही है। यू अक्षर का आपने 3 जगह प्रयोग देखा, तीनों में ही अलग तरीके से। तो कभी उसका आ का उच्चारण हो रहा है, कभी उसका ऊ का उच्चारण हो रहा है। ऐसी विषमता हमारी देवनागरी लिपि में देखने को नहीं मिलती है। अगला है इस वर्ड की इस जो हमारी देवनागरी लिपि है उसमें लचीलापन बहुत है। लचीलापन से तात्पर्य है कि किसी भी भाषा की विशेषताओं को वो ग्रहण कर लेते हैं, दूसरे भाषा के शब्दों को ग्रहण करने की योग्यता हमारी देवनागरी लिपि में है। जो आज भाषा की व्यापकता है वो इसी वजह से हुई है कि हमने जब जिस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हुई, देवनागरी लिपि में समय समय पर भाषा विज्ञानी, भाषा विद्वान उसमें संशोधन करते रहे और साथ ही साथ उसमें जहां जिस शब्द की आवश्यकता हुई वक्त के हिसाब, समय के हिसाब से उन शब्दों को स्वीकार करते रहे। तो आप देख सकते हैं जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे फारसी का एक नुक्ता था जो हमारी हिंदी भाषा में आजकल हम प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का उच्चारण हम उसके अभाव में नहीं कर पाते थे, अब हम उन फारसी और उर्दू शब्दों का भी हिंदी में प्रयोग सफलतापूर्वक करते हैं। साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा के भी कुछ ऐसे शब्द थे जिनके लिए हिंदी भाषा में कोई भी वर्णमाला में कोई भी एक निश्चित वर्ण नहीं था। जैसे आपने देखा होगा ओ, हमारे यहाँ ओ औरत है, ओ ओखली वाला ओ है और औ है। इस ओ नहीं था जो ओ का एक उच्चारण होता है, कॉलेज में है, हॉस्टल में है, बॉस, इन सबको लिखने के लिए हिंदी भाषा में एक अर्धचंद्र की मात्रा इसको स्वीकार किया गया है और इसे देवनागरी लिपि का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है। तो ये हमारे भाषा का लचीलापन है जो दूसरी भाषाओं के शब्दों से उसने ग्रहण किया है। अगला है मूक वर्ण। मूक वर्ण वो शब्द होते हैं जिनका उच्चारण शब्द में नहीं किया जाता है। जैसे रोमन भाषा में आपने बहुत सारे मूक वर्ण ऐसे देखे होंगे जिनका उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे कि आपने नॉलेज में के का उच्चारण नहीं है और बहुत सारे शब्द हैं, डाउट है, वॉक है, टॉक है, इन सब के उच्चारण में कुछ ना कुछ शब्दों का लोप हुआ है, एल का लोप हुआ है, कहीं डाउट में बी का लोप हुआ है। ऐसी विसंगति हमारी हिंदी भाषा में नहीं है। हिंदी में जितने शब्द लिखे जाते हैं सभी का उच्चारण होता है और जितनी उच्चारित ध्वनियां हैं उनके लिए कोई ना कोई एक ध्वनि चिन्ह दिया जाता है। तो देवनागरी लिपि में मूक वर्णों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। ये हमारी देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को सिद्ध करता है। ठीक है, ये तो विशेषताओं की बात की। अब विशेषताओं के अलावा हमने इसमें आज मानकीकरण को भी सम्मिलित किया है। अब मानकीकरण क्या होता है भाषा का, ये आपको बताती हूँ। किसी भी लिपि के मानकीकरण में जो भी उसका संशोधित रूप है वो रखा जाता है। जो सबके द्वारा मान्य रूप होता है वो मानकीकृत कहलाता है। इसके लिए समय समय पर बहुत सारे भाषा वैज्ञानिकों ने, भाषा विद्वानों ने देवनागरी लिपि में कुछ परिवर्तन किए, कुछ सुधार किए, कुछ सुझाव दिए गए। उन सुझावों के आधार पर कुछ मुख्य जो सुझाव हैं उन्हें मैंने आपके लिए दिया है, इनमें सम्मिलित किया है आज के वीडियो में। उनको मैं बताती हूँ। पहला है तिलक फॉन्ट।
तिलक फ़ॉन्ट, तिलक आप बाल गंगाधर तिलक जो बहुत बड़े देशभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने, उनका एक पत्र चलता था केसरी, उस केसरी पत्र को टाइप करने के लिए, उसके टंकण के लिए कुछ फ़ॉन्ट बनाए। 190 फ़ॉन्ट उन्होंने तैयार किए, जिनके द्वारा वो अपने पत्र केसरी को छापने लगे। इससे पहले, तिलक फ़ॉन्ट से पहले इस तरह की कोई व्यवस्थित कोई फ़ॉन्ट हमें नहीं मिला हुआ था जिसके द्वारा हम हिंदी टाइपिंग आसानी से कर सकते थे। तो 1904 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए एक फ़ॉन्ट बनाया जिसे हम तिलक फ़ॉन्ट कहते हैं। इससे तिलक फ़ॉन्ट से पहले हिंदी लिखने के लिए हमें 1926 ऐसे अक्षर चाहिए थे, ऐसे टाइप चाहिए था जिनकी सहायता से हिंदी की टाइपिंग की जाती थी। इस फ़ॉन्ट के आने के बाद हिंदी को एक व्यवस्थित टाइप फ़ॉन्ट मिल गया जिसकी सहायता से हिंदी का टंकण किया जाने लगा। ठीक, इसके बाद में आ की 12 खड़ी है। आ की 12 खड़ी आपने पढ़ा होगा, हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ी है कभी, आ ई उ ए ऐ। ये 12 खड़ी होती थी जिसमें मात्राओं के आधार पर एक व्यंजन का एक रूप बताए जाते थे, कितने हो सकते हैं मात्राएं लगाकर। तो ये 12 खड़ी को बनाया था सावरकर ने, सावरकर बंधुओं ने इस 12 खड़ी को निर्मित किया था। आगे चलकर गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन में इस 12 खड़ी का प्रयोग किया, परंतु ये प्रचलन में नहीं आ पाई। आज के समय में बच्चे 12 खड़ी जानते भी नहीं है कि 12 खड़ी होती क्या है। ठीक है, तो ये किसने दिया था ये वाला सुझाव? सावरकर बंधुओं ने। अगला है सुझाव, देवनागरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है ये, पंचमाक्षरों की जगह अनुस्वार। पंचमाक्षर आप जानते हैं कि जितने भी व्यंजन के वर्ग हैं उन वर्ग का आखिरी अक्षर, क्योंकि 5 बार होगा आखिरी अक्षर, 5 अक्षर होते हैं हर वर्ग में, जैसे का खा गा घड़ा, तो इसमें आखिरी वाले जितने भी वर्णमाला के वर्ग हैं उनके आखिरी वाले अक्षर को हम पंचमाक्षर कहते हैं। उन पंचमाक्षरों की जगह अनुस्वार का प्रयोग करना, ये सुझाव दिया था डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, ये सुझाव दिया था। इस सुझाव को आज भी माना जाता है और हम देवनागरी लिपि के लेखन में और हिंदी भाषा के लेखन में इसका प्रयोग बखूबी करते हैं। देखिए, पंचमाक्षरों से ही मिलता जुलता इनके आधार पर एक सुझाव और है कि अगर 2 पंचमाक्षरों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, जैसे ना का, मा का, जो पंचमाक्षर होते हैं उनका प्रयोग जब एक साथ किया जाता है, एक आधा अक्षर और एक पूर्ण अक्षर है, तो उसमें हम अनुस्वार न रख के उस अल अक्षर को बनाएं। जैसे कि आप अन्न लिखते हैं तो अन्न में हम बिंदी नहीं रखते हैं आ के ऊपर, उसे हम आधा ना लिखते हैं और पूरा ना लिखते हैं। इस प्रकार से जब दोनों पंचमाक्षर एक साथ आ जाते हैं, एक अर्ध रूप में और एक पूर्ण रूप में, तो उन दोनों को हम स्पष्ट रूप से लिखते हैं, अर्ध और पूर्ण दोनों। ठीक है, तो ये भी पंचमाक्षरों से संबंधित संशोधन था जो आज के समय में भी जिसे हम पूर्णता से उसे मानते हैं। ठीक है, अगला है हमारा सुझाव कि मात्राओं को दाहिनी तरफ लिखना। डॉक्टर गोपाल प्रसाद ने यह सुझाव दिया कि जितनी भी मात्राएं हैं, स्वरों की मात्राएं, उन्हें दाहिनी तरफ से लिखा जाए। जैसे कि हम रोमन लिपि में लिखते हैं, रोमन में लिखा जाता है, हमें सीता लिखना है तो SEETA, तो हम पीछे लगाते हैं, दाहिनी साइड लगाते हैं वर्ड की मात्राएं, अक्षरों की मात्राएं। तो इन्होंने यही सुझाव दिया था, किंतु इस सुझाव को भी पूर्णतः नहीं माना गया है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ छोटी मात्राओं को बाईं तरफ से लगाने का प्रचलन है देवनागरी लिपि में, और बड़ी मात्राओं को दाहिनी तरफ से, तो वही ज़्यादा सही लगा, वही ज़्यादा वैज्ञानिक लगा, इसलिए उसी सुझाव को माना जाता है। ये किया इसलिए गया था, ये सुझाव इन्होंने इसलिए दिया था जिससे कि बहुत ज़्यादा मात्राओं को याद ना रखा जाए, हम सिर्फ एक ही मात्रा के द्वारा दाहिनी तरफ से मात्रा लगाकर ही हम प्रत्येक शब्द को लिखते हैं। ठीक है, तो ये सुझाव भी उतना ज़्यादा आगे नहीं माना गया। अब अगला है कि महाप्राण वर्णों के स्थान पर अल्प प्राण वर्णों में कुछ निशान लगा दे या कुछ चिन्ह लगा दे, जिससे कि महाप्राण
वर्णों को संबोधित किया जाए, उससे वो लिख दिए जाए। जैसे प्रत्येक वर्णमाला के वर्ग में या व्यंजनों के वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। पहला अक्षर और तीसरा अक्षर ये अल्प प्राण कहलाते हैं, दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर ये महाप्राण कहलाते हैं। तो इनके कहने का तात्पर्य ये था कि हम जब अल्प प्राण लिखते हैं, जैसे का लिख दिया, का के बाद खा महाप्राण है, तो का को लिखेंगे तो के आ जाएगा, खा को लिखेंगे तो के एच आएगा। ठीक है, का के से डिनोट होगा और खा को लिखने के लिए के एच लिखा जाएगा। तो हम हिंदी में भी कुछ ऐसा कर दें कि हिंदी में का के पीछे कुछ ऐसा चिन्ह लगा दिया जाए, जैसे उर्दू लिखने में होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ चिन्ह लगा दिया जाता है, जिससे उसे उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसा ही हिंदी में कुछ कर दिया जाए जिससे अल्प प्राण और महाप्राण ना होकर सिर्फ अल्प प्राण में ही कुछ ना कुछ निशान लगा के हम उसे महाप्राण बना सकें। ठीक है, तो आपको अल्प प्राण महाप्राण का पता है कि पहले और तीसरे स्थान पर वर्ण में अल्प प्राण होते हैं और दूसरे और चौथे स्थान पर महाप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब ये वाला सुझाव दिया था, ये सुझाव दिया था श्रीनिवास जी ने। श्रीनिवास जी का सुझाव भी मान्य इतना नहीं था, जिसे आज भी नहीं माना गया है। अगला सुझाव है, इसके अलावा एक सुझाव और दिया गया था डॉक्टर सुनीति चटर्जी द्वारा। डॉक्टर सुनीति चटर्जी ने ये सुझाव दिया कि आप बोले तो देवनागरी लिपि में, आप हिंदी बोल रहे हैं, परंतु लेखन में रोमन लिपि प्रयोग की जाए। यानी आपने राम लिखा हिंदी में और इंग्लिश में उसका RAM राम लिख दिया जाए। देखिए, ये मान्य नहीं था ये सुझाव, क्योंकि ये बिल्कुल असंगत होता कि हमारे पास एक समृद्ध लिपि है, हमारी भाषा है, हम उसे उस भाषा में न लिखकर दूसरी भाषा में लिखें, तो ये तो कहीं तक सही नहीं था। हाँ, आज के टाइम में ये जरूर लागू हो गया है। जब हम व्हाट्सएप फेसबुक पर कुछ लिखते हैं तो हम इंग्लिश की जगह उसी हिंदी को इंग्लिश में टाइप कर देते हैं। तो आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सुनीति चटर्जी का जो सुझाव था वो मान लिया गया है, पर वैसे ये नहीं माना गया है। ठीक है, अब इन सुझावों के आधार पर कुछ सुझाव स्वीकार किए गए, कुछ सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे सुझाव दिए थे, मैंने कुछ को आपके सामने रखा। इस तरह के सुझाव थे। ठीक, अब इन सुझावों को किसने दिया और ऐसी कौन सी समितियां बनाई गई पूरे देश में जो हिंदी शिक्षा के या देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। उस समय से लेकर अब तक कुछ संस्थाएं चल रही हैं और कुछ संस्थाएं ऐसी थी जो उस समय ही सिर्फ काम कर रही थी, उस समय क्रियान्वित थी, आज के समय नहीं है। तो उन प्रमुख समितियों की बात और कर लें जिन्होंने हिंदी शिक्षा के या राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग किया या देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसमें सुझाव भी दिए और उसे विश्वव्यापी बनाने के लिए, पूरे देश में फैलाने के लिए और विश्व में फैलाने के लिए जो निरंतर प्रयासरत थे। देखिए, सबसे पहले हम उन देशभक्तों की बात और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उन लोगों ने सहयोग किया, उन लोगों ने अपने सुझाव दिए। क्योंकि जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसी समय से अपनी भाषा हिंदी भाषा को, देवनागरी लिपि को भी एक वो उच्च स्थान, सर्वोच्च स्थान देश में दिलाना चाहते थे। तभी से वो इसके लिए भी प्रयासरत थे हिंदी आंदोलन के प्रति। तो सबसे पहले एक नागरी प्रचारणी सभा जो कि काशी में बनाई गई थी, नागरी प्रचारणी सभा जो 16 जून 1903 को काशी में बनाई गई। इसमें हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य और देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे लोगों ने मिलकर काम किया। उन प्रमुख लोगों में पंडित रामनारायण मिश्र थे, श्याम सुंदर दास थे। ये प्रमुख नाम हैं जिन्होंने नागरी प्रचारणी सभा काशी में 16 जुलाई 1903 में एक संस्था स्थापित की जो कि पूरे देश में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करती थी। ठीक है, इसी नागरी प्रचारणी सभा काशी
में ही आगे चलकर 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद या प्रयाग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण संस्था थी जो देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार में लगी हुई थी, उसे अधिक आधुनिक और वैज्ञानिक रूप देने के लिए लगी हुई थी। जितने भी इस संस्था ने पूरे देश में बहुत सारी जगह अपनी संस्थाएं खोली और उनमें भी इस तरह से हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य होने लगा। जो ये 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में, इसमें महात्मा गांधी ने, पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने, महात्मा गांधी के पुत्र थे उन्होंने, और साथ ही साथ देवव्रत विद्यार्थी जी थे, इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके प्रयासों के फलस्वरूप देश में बहुत जगह इन्हीं के अनुसार बहुत सारी संस्थाएं चलाई गईं जो कि देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार में उसे देशव्यापी बनाने के लिए कार्य करती थी। इनमें प्रमुख है, इन संस्थाओं में बहुत सारी संस्थाएं प्रमुख थी, जैसे कि राष्ट्रीय हिंदी संस्था, जो कि राष्ट्रीय हिंदी प्रचार संस्था या प्रचार समिति वर्धा, और राष्ट्रीय प्रचार समिति महाराष्ट्र जो कि पूना में स्थापित की गई। इन्होंने भी बहुत अच्छे व्यापक ढंग से कार्य किया। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए थे जो पूरे देश में, चाहे वो हिंदी भाषी देश हैं, जैसे उत्तर भारत के राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य जहाँ हिंदी का प्रचार नहीं था, हिंदी नहीं बोली जा रही थी, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने हिंदी को जनप्रिय भाषा बना दिया था उस समय। जैसे कि उसमें राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, इन लोगों के नाम अग्रणी हैं। इन्होंने उत्तर भारत के समान ही दक्षिण भारत में भी हिंदी का प्रचार प्रसार किया, और इनमें से कुछ लोगों ने तो विदेश तक में, दूसरे देशों में भी हिंदी के प्रचार प्रसार करने में, देवनागरी लिपि के उत्थान में बहुत योगदान दिया। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत सारी समितियां बनती रहीं जिसके माध्यम से देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होता रहता था। अगला है, देखिए, देवनागरी लिपि सुधार समिति। इसी के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य सम्मेलन था, इसी के अंतर्गत 1935 में काका कालेकर की अध्यक्षता में इंदौर में एक समिति स्थापित हुई जिसका नाम था नागरी लिपि सुधार समिति। कहाँ पर? 1935 में, 1935 में इंदौर में स्थापित हुई और इसकी स्थापना काका कालेकर की अध्यक्षता में हुई। तो इसने भी बहुत सारे कार्य किए देवनागरी लिपि के उत्थान के लिए। फिर है इसके बाद में नागरी प्रचारणी सभा। 1945 में देवनागरी लिपि में सुधार हेतु समिति गठित की गई। देवनागरी प्रचारणी सभा ने 1945 में भी एक समिति गठित की जिसका उद्देश्य देवनागरी लिपि में सुधार करना था। तो ये सारी जो जितनी भी आप पढ़ रहे हैं, इनकी शुरुआत पहले ही हो गई थी। 16 जुलाई 1903 को जो नागरी प्रचारणी सभा काशी थी, उसके बाद में 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की स्थापना हुई थी। उन्हीं के नेतृत्व में ये अलग अलग जगह पर समितियों की स्थापना के द्वारा देवनागरी लिपि में सुधार किया जाता रहा। फिर है, अगला है उत्तर प्रदेश नागरी सुधार समिति। उत्तर प्रदेश में भी 31 जुलाई 1947 को नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई। इसका कार्य भी देवनागरी लिपि और राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रचार प्रसार करना था पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ पूरे देश में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का प्रचार करना था। उत्तर प्रदेश नागरिक सुधार समिति 31 जुलाई 1947 को नरेंद्र देव की अध्यक्षता में स्थापित हुई। इसने भी बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया। तो बहुत महत्वपूर्ण समिति है ये देवनागरी लिपि के विकास के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए इसने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। अगला है लिपि सुधार परिषद 1953। 1953 में भी एक लिपि सुधार परिषद स्थापित की गई। ये
उत्तर प्रदेश नागरिक सुधार समिति ने जो संस्तुतियां दी थी, अपने सुझाव दिए थे, उन्हीं सुझावों के आधार पर एक समिति स्थापित की गई, जिसकी अध्यक्षता उस समय के तात्कालिक उप राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी, जिनके नाम पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1953 में समिति को गठित किया, जिसका कार्य देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना था। इन सभी समितियों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकालयों की स्थापना की, बहुत सारे लोगों को हिंदी भाषा से जोड़ा और पूरे देश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये आज आपने पढ़ा कि हमारी देवनागरी लिपि, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, साथ ही साथ समय समय पर उसमें सुधार करने के लिए विद्वानों ने जो सुझाव दिए थे वो सुझाव कौन से हैं। अब सभी सुझावों को नहीं माना जाता है, कुछ सुझाव स्वीकार किए जाते हैं और कुछ सुझाव स्वीकार नहीं किए जाते हैं। ये आपने देखा। इसके बाद में कितनी संस्थाएं ऐसी स्थापित की हैं, स्वतंत्रता से पूर्व से लेकर स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में सुधार के लिए, इसको जनप्रिय भाषा बनाने के लिए, इसे निर्बाध बनाने के लिए, इसे वैज्ञानिक बनाने के लिए इन व्यक्तियों ने, इन विद्वानों ने पूरे देश में एक आंदोलन के रूप में कार्य किया और जिसके परिणाम स्वरूप आज हिंदी का विस्तृत स्वरूप हमारे सामने है। तो आज के वीडियो में इतना ही।